हेलो एवरीवन। अभी तक हम न्यूमेरिकल लगा रहे थे स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर का। ये न्यूमेरिकल में है, हम कंप्रेशन मेंबर का स्ट्रेंथ निकाल रहे थे। आज हम करेंगे कंप्रेशन मेंबर का डिज़ाइन, यानी न्यूमेरिकल ऑफ कंप्रेशन मेंबर। न्यूमेरिकल करने से पहले आपको हम क्विक रिवीजन करते हैं किसका, डिज़ाइन स्टेप ऑफ कंप्रेशन मेंबर। पहला स्टेप क्या था, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर, यानी कंप्रेशन अवयव की प्रभावी लंबाई किसके अनुसार था, इंड कंडीशन यानी सिरा स्थिति के अनुसार। उसमें पहला था कि जब सिरों पर एक एक रिवेट लगाया गया हो तो प्रभावी लंबाई इक्वल टू वास्तविक लंबाई। उसके बाद क्या था दूसरा उसमें कंडीशन, जब सिरों पर 2 या 2 से अधिक रिवेट लगा दिए गए हो तो प्रभावी लंबाई इक्वल टू 0.85 गुणे वास्तविक लंबाई। तीसरा केस था, यदि सिरों पर वेल्डिंग किया गया हो तो प्रभावी लंबाई इक्वल टू 0.85 गुणे वास्तविक लंबाई। दूसरा स्टेप मेरा क्या था, संभावित संपीड़न प्रतिबल। एंगल के लिए था प्रतिबल, संभावित संपीड़न प्रतिबल था एंगल के लिए 80 तथा तन्यता अनुपात कितना था 100। रोल्ड स्टील ज्वाइंट सेक्शन के लिए संभावित संपीड़न प्रतिबल 100 तथा तन्यता अनुपात 80 था। तीसरा स्टेप था मेरा आवश्यक क्षेत्रफल इक्वल टू अध्यारोपित भार अपान संभावित संपीड़न प्रतिबल। चौथा स्टेप था मेरा आवश्यक परिभ्रमण त्रिज्या, प्रभावी लंबाई इक्वल अपान तन्यता अनुपात। पांचवा स्टेप था आवश्यक क्षेत्रफल तथा आवश्यक परिभ्रमण त्रिज्या को देखते हुए स्टील टेबल से सेक्शन का चयन करेंगे। जिस सेक्शन का चयन करेंगे उस सेक्शन का क्षेत्रफल और परिभ्रमण त्रिज्या आवश्यक क्षेत्रफल और आवश्यक परिभ्रमण त्रिज्या से अधिक होना चाहिए। यहाँ तक करने के बाद हम क्या किए थे, आवश्यक परिभ्रमण त्रिज्या निकालने को इन स्टील टेबल से गुणधर्म लिखे थे। उसके बाद हम निकालेंगे तन्यता अनुपात। तन्यता अनुपात निकालने से पहले हम क्या निकाले थे, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। यदि सिंगल एंगल है तो डायरेक्ट स्टील टेबल से लिख दिए थे, और यदि डबल एंगल रहेगा तो उसको हम फार्मूला से निकाले थे, आई मिनिमम अपान 2a, है ना। परिभ्रमण न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या के बाद निकाले थे तन्यता अनुपात, प्रभावी लंबाई अपान न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। उसके बाद हम क्या निकाले थे, तन्यता अनुपात के अनुसार स्टील टेबल से हम निकाले थे अनुगेय संपीड़न प्रतिबल, और उसमें अंतर्वेशन विधि लगाए थे। उसके बाद फिर हम क्या किए थे, रिडक्शन किए थे, यानी घटाए थे किस में, अनुगेय संपीड़न प्रतिबल में। यदि सिरों पे एक एक रिवेट लगा हो तो 0.8 गुणे आवश्यक संपीड़न प्रतिबल, है ना, यानी अनुगेय संपीड़न प्रतिबल। 2 या 2 से अधिक रिवेट लगाओ या फिर बेल्ट लगाओ तो अनुगेय संपीड़न प्रतिबल उतना ही सेम रखे थे। उसके बाद प्रतिबल और क्षेत्रफल में गुणा करके हम क्या निकाल लिए थे, उस कंप्रेशन अवयव का सामर्थ्य। यही मेरा था डिजाइन स्टेप। ठीक है, चलिए हम न्यूमेरिकल के थ्रू उसको करते हैं। न्यूमेरिकल पढ़िए पहले। लिखा है कि 100 किलो न्यूटन अच्छे संपीड़न बल वहन करने हेतु एक सतत संपीड़न उपांग के लिए कोणीय खंड का चयन कीजिए। यानी जब भी कह देगा कि सेक्शन का सिलेक्शन करिए तो समझिए आपका क्वेश्चन किसका है, डिजाइन ऑफ माने डिजाइन का है, और टेंशन का भी हो सकता है और कंप्रेशन का भी, लेकिन यहाँ लिख दिया है संपीड़न उपांग, यानी वो कंप्रेशन मेंबर का डिजाइन करना है। कोणीय खंड का चयन करिए। उपांग की लंबाई 2200 mm है, पराभव प्रतिबल 250 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर है। उपांग के सिरों पर घसेट प्लेट के साथ वेल्ड किया गया है। और समझिएगा आपके पास दिया क्या क्या है, हम उसको अंडरलाइन करते हैं। देखिए, भार दिया है यानी बल दिया है, कितना दिया है 100 किलो न्यूटन का, उस पर बल लग सकता है। करने हैं तो एक करना है, एक सतत संपीड़न उपांग का डिजाइन करना है। कोणीय खंड का चयन करना है, किसका, कोणीय खंड का, है ना। लंबाई कितना दिया है 2200 mm दिया है। पराभव प्रतिबल कितना है 250 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, और क्या किया गया है, वेल्ड किया गया है। यही तो आपका है मेन पॉइंट। समझिए क्या लिखेंगे अब समझिए पहला स्टेप मेरा स्टेप फर्स्ट क्या था, स्टेप फर्स्ट था। उससे पहले देख लेते हैं हमको दिया क्या क्या है, बल या भार, है ना, अध्यारोपित बल या फिर भार कितना दिया है, दिख रहा है आपको कितना दिया है 100 किलो न्यूटन, है ना। उसके बाद क्या दिया है, सतत संपीड़न उपांग के लिए कोणीय खंड यानी इक्वल एंगल का हमको चयन करना है ना। और लेंथ कितना दे रहा है, यानी लंबाई कितना दे रहा है 2200 mm, है ना। और FY कितना दे रहा है 250, और क्या किए हम, वेल्ड किए हैं। यही तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए डिजाइन करते हैं। डिजाइन स्टेप फर्स्ट क्या है, प्रभावी लंबाई, है ना।
तनन उपांग की प्रभावी लंबाई क्या किया गया है, बिल्ड किया गया है। बिल्ड में हम प्रभावी लंबाई जानते हैं 0.85 गुणे वास्तविक लंबाई यानी 2200 है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप सेकंड क्या था, संभावित संपीड़न प्रतिबल और तनुतानुपात, लेकिन इतने से काम चला देंगे हम। देखिएगा एंगल के लिए फॉर एंगल यानी एंगल के लिए सिग्मा AC डैश कितना है 80 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर और लेमडा कितना है आपका 100 है ना। अब समझिएगा स्टेप थर्ड क्या था, स्टेप थर्ड दिख रहा, हाँ ठीक है। स्टेप थर्ड क्या था, आवश्यक क्षेत्रफल यानी उतना लोड लेने के लिए 100 किलो न्यूटन लोड लेने के लिए कितना क्षेत्रफल की आवश्यकता है। ए रिक्वायर्ड REQ लगाए हैं, ठीक है। ए क्या है, रिक्वायर्ड आवश्यक क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अध्यारोपित भार यानी 100 किलो न्यूटन में चेंज कर दिए अपान प्रतिबल कितना है 80 है ना। कितना आ जा रहा, कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम किसको कैलकुलेट करेंगे, प्रभावी लंबाई को। 0.85 गुणे 2200 कितना आ रहा है आपका 1870 mm आ जाएगा आपका 1870 mm। इसको देख लेते हैं 100 गुणे 1000 भागा 80 कितना आ रहा 1250 mm स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है। अब समझिएगा अगला मेरा स्टेप 4 क्या है, स्टेप 4 है आवश्यक परिभ्रमण त्रिज्या। आवश्यक परिभ्रमण त्रिज्या क्या हो जाएगा, प्रभावी लंबाई यानी 1870 अपान क्या हो जाएगा तनुतानुपात यानी 100 है ना, दिया हुआ है सेकेंड स्टेप में 100 तो हो जाएगा आपका 18.7 mm। कितना हो जाएगा आपका 18.7 mm। चलिए सब दिख रहा है, ठीक है। अब समझिएगा प्रभावी लंबाई निकाल लिए, संभावित संपीड़न प्रतिबल दिया रहता है IS कोड के अनुसार, क्षेत्रफल निकाल लिए और आवश्यक परिभ्रमण त्रिज्या। अब क्या करेंगे, हम जाएंगे स्टेप नंबर 5 पर है ना। स्टेप नंबर जाएंगे 5 से क्या लिखेंगे, स्टील टेबल में देखेंगे। स्टील टेबल से खंड का चयन करने पर क्या करेंगे, हम स्टील टेबल में चाहेंगे और ऐसे सेक्शन का चयन करेंगे। वो सेक्शन मेरा इक्वल एंगल होना चाहिए और उसका क्षेत्रफल 1250 mm से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। 1250 दिख रहा है, हाँ सब ठीक है। उसका एंगल कितना अधिक होना चाहिए, 1250 mm से अधिक होना चाहिए। उस एंगल का एरिया 1250 mm से अधिक होना चाहिए और परिभ्रमण त्रिज्या 18.7 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, परिभ्रमण त्रिज्या और एरिया अधिक होना चाहिए जिस हम सेक्शन का चयन करेंगे। चलिए चयन करते हैं, देखते हैं। हम जाएंगे 480 पे शायद, देखते हैं जाते हैं। पेज फट गया है थोड़ा सा, हाँ देखिए 400 जाइए आप, चलिए 478 पे है ना। देखिए 478 पे ऐसे पहले हम इसमें एरिया को देखेंगे, ठीक है। एरिया देखिए mm स्क्वायर है ना, कितना हमको एरिया चाहिए 1250 mm। हाँ ठीक है 1250। आपको हम दिखा दे रहे हैं खोज करके। अब चले जाइए IS से 100 गुणे 100 गुणे, अब चले जाइए 100 गुणे 100 गुणे 8, ठीक है। कहीं चले जाइए 100 गुणे 100 गुणे 8 या फिर चले जाइए 100 गुणे 100 गुणे 10 पे, ठीक है। 100 गुणे 100 गुणे 10 पे जाएंगे तो मिलेगा एरिया 1903। समझिएगा, कहाँ गया पेन, हाँ ठीक है यही है। समझिए स्टील टेबल से 100 गुणे 10 mm कोणीय खंड खंड 100 गुणे 100 गुणे 10 का चयन करने पर एरिया कितना मिला है। देखिए स्टील टेबल में एरिया मिलेगा आपको 100 का 1903। आपको अधिक ही लेना है, ठीक है, कितना भी अधिक लीजिए उससे कोई मतलब नहीं है। 1903 mm स्क्वायर
और देखिए स्टेप 5 हो गया। स्टेप 6 क्या होता है, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या है ना, आर मिनिमम कितना हो जाएगा, आर मिनिमम जिसे आर भी के नाम से दिया है आपके स्टील टेबल में। समझिएगा इसके लिए कितना है आर मिनिमम, 1 मिनट, आर मिनिमम मिलेगा आपको स्टील टेबल में 100 × 100 × 10 का 8 नंबर पे 8वें कॉलम में देखेंगे 100 × 100 × 10 का 19.4। ठीक है, कितना मिल जाएगा आपको 19.4 mm। और समझिएगा हम कह रहे थे ना, हम ऐसे एक सेक्शन का चयन करेंगे और सेक्शन इक्वल एंगल होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में वही अनइक्वल एंगल का चयन करते हैं। देखिए एरिया 1250 mm से अधिक है और परिभ्रमण त्रिज्या भी 19.4 यानी 18.7 से अधिक है। बाय द वे यदि आपको एरिया और परिभ्रमण त्रिज्या अधिक नहीं मिलता, समझिए ऐसा कंडीशन आप जब डिजाइन करेंगे तो ऐसा कंडीशन आएगा कि परिभ्रमण त्रिज्या आपका अधिक नहीं मिलता है, अब पूरा साड़ी खत्म कर देंगे लेकिन परिभ्रमण त्रिज्या अधिक ही नहीं मिलेगा, यानी जितना आया रहेगा आवश्यक उससे अधिक नहीं मिलेगा। तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जितना मैक्सिमम एरिया मैक्सिमम परिभ्रमण त्रिज्या खोजेंगे नहीं मिलेगा तो एरिया को जितना ज़्यादा बढ़ा के लेना हो उतना लेंगे। ठीक है, एरिया को क्या करेंगे अधिक बढ़ा के लेंगे, तब आपके आंसर आने के चांस रहते हैं। ठीक है, वैसे हम क्वेश्चन आएगा हम तो करेंगे ही। अब समझिएगा अब क्या करेंगे, स्टेप 6 हो गया 7। अब समझिए जब हम डिजाइन स्टेप लिखवाए होंगे तो हो सकता है न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या को 5वें स्टेप में ही लिख दिए हों, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। 5वें स्टेप में भी न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या को निकाल सकते हैं, एक अलग से स्टेप में भी निकाल सकते हैं, तो उसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। अब देखिए जब एक सिर्फ सिंगल एंगल दिया रहता है तो आपको याद होगा न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या को डायरेक्ट हम स्टील टेबल से लिख देते हैं, और जब डबल इक्वल एंगल दिया यानी जब डबल एंगल को दिया रहता है तब हम आई मिनिमम निकालते हैं अपान 2 ये करते हैं अंडर रूट में। आई मिनिमम के लिए आई एक्स निकालना रहता है और आई वाई निकालना रहता है। ठीक है, तो अभी तो मेरा सबसे इजी क्वेश्चन है, सिर्फ सिंगल एंगल दिया था तो परिभ्रमण त्रिज्या को हम डायरेक्ट कहाँ से उठा लिए हैं, स्टील टेबल से। अब समझिए स्टेप 7 क्या है, तनुता अनुपात लेमडा इक्वल टू प्रभावी लंबाई 1780 कहाँ आया है, 1870 आया है, 1870 अपान न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या कितना है 19.4, कितना आ जा रहा 1870 भागा 19.4 और आपका 96.39 है ना, 96.39। अब फिर हम क्या देखेंगे, फिर हम देखेंगे स्टेप 8 स्टील टेबल से FY 250 के लिए अनुगेय संपीड़न प्रतिबल, ऐसा लिखते हैं अनुगेय संपीड़न प्रतिबल यानी परमिसिबल कंप्रेशन स्ट्रेस लिखेंगे FY 250 के लिए स्टील टेबल से। ठीक है, कहाँ से, स्टील टेबल से। लेमडा इक्वल टू किसके लिए हमको चाहिए, 96 के लिए, तो लिखेंगे 90 के लिए सिग्मा AC और क्या है लेमडा इक्वल टू 100 के 90 के लिए और 100 के लिए सिग्मा AC। ठीक है, अब फिर हम जाएंगे पेज नंबर 168 पे। हमको देखिए पेज भी याद हो गया आपको बताते पेज नंबर 168 पे जाइए। हाँ, पेज नंबर 168 ही है। अब देखिए इसमें जाइए आप, अब तनुपात पहुँच गए, अब चले जाइए 90-100। देखिए एक मिला आपका 90-100 और किस FY में, FY 250 में, तो 90 के लिए मिल जाएगा आपको 90 और 100 के लिए कितना मिल जाएगा 80। ठीक है, तो 90 के लिए मिल जाएगा आपको 90 के लिए 90 और 100 के लिए 80 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। अब क्या लगाएंगे, अंतर्वेशन विधि। ठीक है, अंतर्वेशन विधि क्या लगाएंगे, 90 माइनस, अब बार बार नहीं बताएंगे आप समझ लीजिए, 90 माइनस 10 हो जाएगा आपका 90 माइनस 80 क्या हो जाएगा 10 गुणे 96 में से 90 को घटाएंगे तो आ जाएगा
6.39 अपान 90 माइनस 100 माइनस 90 कितना हो जाएगा 10। तो 10 से भाग दे देंगे, ठीक है। चलिए लिख दे रहे हैं 90 माइनस 10 कट जाएगा तो हो जाएगा 6.39। तो कितना प्रतिबल आएगा 90 माइनस 6.39 तो हो जाएगा आपका 90 माइनस 6.39 83.61 न्यूटन प्रति mm²। कितना जाएगा न्यूटन प्रति mm²। अब क्या निकालना है आपको, समझिएगा। अब क्या होता है, यदि एक एक रिवेट लगा हो तो प्रतिबल कितना घटाते हैं 0.8 मुड़े ये प्रतिबल, या दो से रिवेट लगाओ तो प्रतिबल को कोई घटाते नहीं है। यदि वेल्डिंग करते हैं तभी प्रतिबल को नहीं घटाते हैं। तो यहाँ प्रतिबल घटाने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि हम क्या किए हैं, वेल्ड किए हैं। आपको याद होगा, है ना। अब जाएंगे हम डायरेक्ट स्टेप नंबर 9 पे। क्या हो जाएगा, संपीड़न उपांग का सामर्थ्य। सामर्थ्य क्या होता है, प्रतिबल होता है, यानी 83.61 गुणे क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल आपको मिला होगा, कहाँ मिला है, हाँ 1903 mm, है ना। तो कितना आ जाएगा, P क्या होता है आपका, P होता है ना, P होता है। और जो फोर्स यानी बल क्या होता है आपका, F होता है। यानी 83.61 गुणे 1903 आ जाएगा आपका 159.1 किलो न्यूटन। और हम जानते हैं यदि P का मान F से अधिक हो जाए तो मेरा सेक्शन क्या है, ओके है। क्या है मेरा सेक्शन, ओके है ना। यदि P का मान F से अधिक हो जाए तो मेरा सेक्शन क्या है, ओके है। तो ये था आपका क्वेश्चन डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर का। आई होप आपको समझ आया होगा। समझिए हम कर क्या रहे हैं, अब इसका समझिए, कुछ डिटेल में समझिए हम क्या कर क्या रहे हैं। वो कह रहा है कि एक ऐसे सतत खंड का चयन करिए जो 100 किलो न्यूटन का भार वहन कर ले। हम जो डिज़ाइन किए वो कितना भार वहन करेगा, 159 किलो न्यूटन। तो मेरा डिज़ाइन क्या है, सही है, यही चेक करना है, समझिए। और कह रहा है कि एक कंप्रेशन अवयव की लंबाई कितना है, देखिए ए मान लीजिए कंप्रेशन अवयव, इसकी लंबाई कितना है 2200 mm। कितना है 2200 mm। इसका ऐसा चयन करिए, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई बताइए जो 100 किलो न्यूटन का भार वहन कर ले। तो हम सबसे पहले क्या निकाले हैं कि प्रभावी लंबाई, है ना। प्रभावी लंबाई आप जानते हैं सिरा स्थिति के अनुसार एक एक रिवेट लगा है, दो रिवेट लगा है, वो तो बिल्डिंग किया हुआ है तो प्रभावी लंबाई इतना ही होता है। उसके बाद IS कोड बताया है कि जब एंगल रहेगा तो उसका प्रतिबल कितना देगा 80 तथा उसका तन्यता अनुपात कितना जाएगा 100। संभावित है ना, लिखे ना, संभावित संपीड़न प्रतिबल लगभग उतने के आसपास वो प्रतिबल देगा। एंगल 80 देगा, तन्यता अनुपात उसका कितना मिलेगा 100 मिलेगा। इसके आधार पर हम ये निकाले हैं कि 100 किलो न्यूटन बल वहन करने के लिए कितना हमको क्षेत्रफल की रिक्वायर्ड है, कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता है। तो कितना आया है 1250, यानी 1250 mm का क्षेत्रफल रहेगा तो वो 100 किलो न्यूटन का भार वहन कर लेगा। तो देखिए मेरा यहाँ क्षेत्रफल कितना मिला है 1903। अब समझ आ रहा है क्यों क्षेत्रफल को अधिक लेते हैं, आ रहा होगा ना। अगर आ रहा होगा तो कमेंट में बताइएगा इसको, ठीक है। उसे सब कुछ बताइएगा, आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं, मेरा लैंग्वेज समझ आ रहा है कि, या फिर कहाँ दिक्कत है, लाइट का प्रॉब्लम है, या फिर जहाँ भी दिक्कत हो आप बताइए। और समझ आ रहा हो तब भी आप कमेंट डाल दीजिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 100 किलो न्यूटन बल वहन करने के लिए इतना क्षेत्रफल चाहिए, लेकिन 100 किलो न्यूटन बल का वहन करने के लिए परिभ्रमण त्रिज्या की कितनी आवश्यकता पड़ेगी, रिक्वायर्ड आवश्यक कितनी आवश्यकता है 18.7। लेकिन हम जो परिभ्रमण त्रिज्या का चयन किए हैं वो कितना है 19.8। तो अब पता चल रहा होगा ना, परिभ्रमण त्रिज्या भी इससे हम अधिक ही लेते हैं। फिर समझिएगा, फिर हम स्टील टेबल से चयन किए हैं जिसका क्षेत्रफल उससे अधिक और परिभ्रमण त्रिज्या भी उससे अधिक है। और तन्यता अनुपात कितना है, प्रभावी लंबाई अपान न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या 96.39। अब समझिएगा, अब क्या किए स्टील टेबल से 90 के लिए 90 आया है, 100 के लिए कितना आया है 80 आया है, 100 के लिए कितना आया आपका 80। उसके बाद अंतर्वेशन विधि से हम निकाल दिए, प्रतिबल और क्षेत्रफल से गुणा कर दिए। अब समझिएगा
अब क्या समझना है आपका, समझ आ गया, मतलब कि ये आपको समझना है कि P का मान, यानी लोड आपको दे रहा था 100 किलो न्यूटन वहन करने के लिए, और क्वेश्चन आपका कितना आ गया है, 159 किलो न्यूटन वहन कर लिया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर का फर्स्ट न्यूमेरिकल था। अभी बहुत हार्ड न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। और आप लोगों का स्टील का ड्राइंग जल्द ही शुरू होगा, तो उससे पहले आप थोड़ा इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर 1000 सब्सक्राइबर होंगे तभी आपका लाइव हम आ सकते हैं। ठीक है, हम क्योंकि देखिए लाइव में फ़ायदा ये है कि हम बोलेंगे कि पेज नंबर इस पे देखिए, इस फिगर को, क्योंकि स्टील के ड्राइंग में आपको फिगर देखना पड़ेगा तभी आपको समझ आएगा, क्योंकि प्लेटें बहुत छोटी छोटी होती हैं, बहुत पतली पतली होंगी, या फिर स्टील का जब बीम टू बीम कनेक्शन, बीम टू कॉलम कनेक्शन करना होगा तो उसमें देखना पड़ेगा, इस तरह घुमा के, फिर ऊपर से देखना है, साइड से देखना है, किस रिवेट को कहाँ, रिवेट छोटे होते हैं, रिवेट को कहाँ देखना है, किस तरह मुड़ा है। ठीक है, तो क्या है कि थोड़ा वीडियो को शेयर करिए कि 1 के सब्सक्राइबर आ जाएँ, 1 के सब्सक्राइबर होंगे तभी हम लाइव आ पाएंगे। तो लाइव हम चाह रहे हैं कि RCC का भी ड्राइंग, खैर RCC में तो बोल दिए बात, RCC का ड्राइंग और स्टील का ड्राइंग को हम लाइव पढ़ाएं। ठीक है, तो कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी इसको शेयर करिए। ठीक है, आज तक यहीं।